हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता है, हम DATE+B TGT सोशल साइंस की जो भी PYQs हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उनके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये पेपर है हमारा 1 अक्टूबर 2021 का, जो कि कब हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। और मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला था कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप नोट्स ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको इसे PDF की फॉर्म में अवेलेबल करा दूँ तो PDF तो आपके पास दुनिया भर की हैं, आप उसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको इस सीरीज़ के जो भी PDF है उसको मैं आपको नहीं प्रोवाइड करा रही हूँ, सो दैट कि आप क्या करें, कोशिश करें कि आप सेल्फ नोट बनाएं। ऑब्वियस सी बात है, उससे क्या होगा कि आप वीडियो देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा और आपको चीज़ें क्या होंगी, ईजिली लर्न हो जाएंगी। और हमारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में यही होता है कि हमारे पास टाइम तो रहेगा, लेकिन अगर हमें वो क्वेश्चन नहीं आता है तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरह नहीं है कि आपको पेन पेपर पे उसे सॉल्व करना है, टाइम लगेगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर उस क्वेश्चन को आपने सुना है तब तो आप उसे टिक करके आगे चल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं है, समझ में आया, या फिर आपने उस क्वेश्चन को नहीं सुना है तो आप उस क्वेश्चन को टिक नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्ट्रैटेजी बता दी थी कि जब भी आप PYQ को सॉल्व करते हैं, अगर आप खुद सॉल्व कर रहे हैं किसी ऐप के थ्रू, तो आपको उसको अच्छे से बताया गया है कि आप उसे एनालाइज करेंगे। या आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें बताया गया होगा कि अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उसे क्या करना है, एनालाइज करना है। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, आपको एनालाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वीडियोस में ही आंसर प्रोवाइड कर दी जाती है, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? तो नोट्स ज़रूर बनाइए। फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, नोट्स बनाओ। सेकंड टाइम उस वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, और उसके बाद क्या करना है, उस नोट से हमें क्या करना है, कवर अप करना है। जैसे वीडियो देखिए, उसमें बताया गया तो आप तुरंत नोट्स देख लेंगे, तो आपकी चीज़ें जो मतलब कि जो क्वेश्चन हैं या जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है वो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और वो कभी भी आपके माइंड से डिलीट नहीं होगा, क्योंकि एक एक बार आपने क्या कर रखा है, उसके लिए मेहनत कर रखी है, और दूसरी बार क्या कर रहे हैं, आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरी बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको वो नोटबुक देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, या तो फिर तीसरी बार अगर आप नोटबुक देखेंगे तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि अगर हमारे माइंड में कोई चीज़ ऐड होती है, उसे हम विद इन डे, विद इन 2 डेज़ या विद इन अ वीक अगर उसे रिवाइज कर लेते हैं तो वो चीज़ें क्या होती हैं, काफ़ी लंबे टाइम के लिए क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं हमारे माइंड में। ठीक है, तो इस माइंड को यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचेंगे कि हम ज़्यादा चीज़ें याद कर रहे हैं तो हम सब कुछ भूल जाएंगे, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि SST के सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि हम जो भी पढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे वाले भूलते चले जाते हैं। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, PYQ होता है, क्योंकि PYQ में स्टार्टिंग से लेके एंड तक के क्वेश्चंस होते हैं। लाइक हर एक टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, हर एक मतलब कि लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसमें ये नहीं है कि अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी तो आप इंडियन हिस्ट्री भूल जाएंगे। इसमें इंडियन हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे, जियोग्राफी के भी क्वेश्चन होंगे, आपके पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। तो हर चीज़ के या फिर हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं, बेसिक से लेके हार्ड तक है। तो इसमें क्या होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई आप भूलने वाले नहीं हैं। आपको पेपर का पैटर्न पता चल रहा है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा तो उनमें क्या कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन पेपर में उसने लगातार हमसे पासिस के बारे में पूछा। लेकिन इस वीडियो में इसने क्या करा, हमें माउंटेन रेंजेस पूछने लगेगी कि कौन सी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट के लिए पेपर दे रहे हो तो सबसे पहली चीज़ कि आपको उसके बारे में जितनी भी नॉलेज है वो पूरी आनी चाहिए। ये नहीं कि आप PYQ देखा आपने, फिर आपने सोचा कि ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे। लाइक जैसे मतलब मान लो कि किसी क्वेश्चन पेपर में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाला क्वेश्चन उसने स्किप कर दिया, तो और लेकिन यहाँ के सिलेबस का पार्ट है। सो आप ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसे पढ़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक टॉपिक को स्किप करके
वो यूनिफिकेशन और जर्मनी के 3 से और क्वेश्चन डाल दे, क्योंकि अगर आप देख रहे हो पैटर्न में तो जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है तो कॉन्टिन्यूटी में 3-4 क्वेश्चन फ्रेंच रिवोल्यूशन से आ जाएगा और लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, जो कि हम 9th-10th की एनसीईआरटी में हमें नहीं मिलता है वो। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया है 1-2 बार और फिर उसके बाद आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपको पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी का लेवल कुछ नहीं है डीटी प्लस बी सामने। एनसीईआरटी इज़ जस्ट अ बेस, कि क्या करती है, बेस प्रोवाइड करती है, सो दैट कि अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ कि लुईस 16 किससे रिलेटेड था तो एटलीस्ट आपको पता हो कि लुईस 16 के बारे में आपने कौन सा रिवोल्यूशन से पढ़ा था, या फिर जॉन निकोलस के बारे में आपने कौन सा रिवोल्यूशन में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद के जो भी क्वेश्चन है ऑब्वियसली बात है इस लेवल का कंटेंट हमें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ भी पूछ रहा है तो उसके क्या करना है, हमें पीवाईक्यू से प्रिपेयर करना है। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन करेंगे, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूं कि आपको जो भी डाउट आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़ को। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 60 तक आई गेस डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 60 to 80 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं आप। ठीक है, पोस्ट डिजास्टर स्टेज ऑफ डिजास्टर रिडक्शन एंड मैनेजमेंट इंक्लूड 3R स्टेप। तो इसमें बोल रहा है कि जैसे लेट सपोज कहीं पे डिजास्टर्स आता है तो पोस्ट डिजास्टर स्टेज के बारे में बात हो रही है, जिसमें क्या होते हैं 3R के स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा हमारा सही है। रिव्यू करना, रीऑर्गेनाइज करना या रिफाइन करना यानी समीक्षा, पुनर्गठन और शोधन करना। रिजर्व करना, रिकन्स्ट्रक्ट करना, रिव्यू करना यानी रिजर्व, पुनर्निर्माण या फिर समीक्षा। फिर हमारा रिव्यू करना, रिलीफ करना, रिव्यू करना या फिर रिकॉर्ड करना यानी राहत प्रोवाइड करना, समीक्षा करना और रिकॉर्ड करना। एंड फोर्थ वन स्टेटमेंट है हमारा रिलीफ करना, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन यानी राहत, वसूली और पुनर्वास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अगर कोई भी रीज़न हमारा किसी डिज़ास्टर से इन्फ्लुएंस होता है तो उसके बाद जो स्टेप्स लिए जाते हैं 3R के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, दीज आर रिलीफ, रिकवर एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये आपको। तो ये हमारे क्या हैं, स्टेप्स हैं। रिलीफ है तो इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइड करना जो अफेक्टेड पीपल्स हैं, लाइक जैसे उन्हें फूड, वाटर, शेल्टर और मेडिकल एड, इन सब की क्या करना, जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड करना। और हमारा गोल क्या होता है, मिनिमाइज़ करना सफरिंग एंड स्टेबलाइज करना सिचुएशन को। नेक्स्ट हमारा रिकवरी करेंगे, ऑब्वियसली बात है। फिर हम रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी को जो भी हमारे लॉस हुआ है, कोशिश करेंगे उसको कि दोबारा से उसे कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं, ये हम स्टेप्स लेते हैं जब डिज़ास्टर ना हो। लेकिन अब आपको पता चलेगा डिज़ास्टर नहीं है तो हम कैसे यूज़ करेंगे। आपको पता होगा कि वी आर डेवलप इनफ कि कई बार क्या होता है कि जहाँ पे डिज़ास्टर्स आने वाले हैं हमें उससे पहले थोड़े बहुत इंडिकेशंस मिल जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि हमें पहले इंडिकेशंस मिल जाते हैं, सो दैट कि अगर हमें पता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने वाली है तो ऑब्वियसली बात है हम उसके लिए क्या करें, थोड़े बहुत स्टेप्स लें। और बाकी ये हमारा क्या है, पोस्ट डिज़ास्टर वाला। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आता है और उसका कोई स्पेसिफिक कंटेंट भी नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा आपको मत्थापच्ची नहीं करनी है, सीधा जाइए गूगल पे या फिर जो भी आपके पास सर्चिंग वेब इंजन्स हैं, सर्च करो, अच्छे से उसे पढ़ लो। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, लेट सपोज मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया जाता है टू हेल्प जो हमारे फार्मर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लेट सपोज फार्मर प्लानिंग कर रहा है पोटैटो, टोमेटो, कुछ भी कोई क्रॉप है उसे उगाने की, और अगर उसे पता चल रहा है कि
इन फ्यूचर जो भी उसकी क्रॉप है वो उसको उसके रीज़नेबल प्राइसेस नहीं मिलेंगे कि उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो उसे क्या कर सके, एटलीस्ट इंकर कर सके, तो वो क्या करेगा, नहीं उगाएगा। और अगर नहीं उगाएगा तो आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, कितने प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर जो भी मतलब बच्चे कुछ सामान होंगे उनके प्राइसेस ऑब्वियसली राइज हो जाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि थोड़ा बारिश का सीज़न आते ही टोमेटो के प्राइसेस कितने हाई हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा पेरिशेबल गुड्स हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी फार्मर के गुड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पेसिफिक प्राइस डिसाइड कर देती है, सो दैट कि फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वो कब डिसाइड करती है, एट द बिगनिंग ऑफ सोइंग, यानी जब वो बोने जा रहा है उससे पहले, या फिर जब वो हार्वेस्ट कर लेता है उसके बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ऑब्वियसली बात है, जब आप कोई काम कर रहे हो उससे पहले अगर आपको आश्वासन मिल जाए तो आप उससे ज़्यादा अच्छे से करोगे, बल्कि कि आपने वो काम कर दिया है उसके बाद आपको आश्वासन दिया जा रहा है, हो सकता है कि वो फेवरेबल हो या फिर ना फेवरेबल हो। ठीक है, तो आप उस काम को अच्छे से नहीं करेंगे। सो गवर्नमेंट क्या करती है, जब वो बोने जाते हैं उससे पहले ही जो भी गुड्स है उसके प्राइस डिसाइड कर देती है, जिसके अकॉर्डिंग वो चूज़ कर सके कि उन्हें क्या उगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेस्ट बंगाल हैज़ एन ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन हेडक्वार्टर है। तो जो वेस्ट बंगाल का SEZ का हेडक्वार्टर है वो पूछ रहा है कौन से एरिया में है, दुर्गापुर, फाल्टा, कोलकाता या फिर दार्जिलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ना कोलकाता नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कोलकाता कैपिटल है तो सब कुछ कोलकाता में ही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाल्टा में है। ठीक है, आपको तुक्का लगाना है लेकिन हर जगह नहीं लगाना है। ठीक है, उसमें लगाओ जिसमें आपको गट्स फीलिंग काफ़ी अच्छी आ रही है कि हाँ ये हो सकता है, नहीं तो अगर गलत हुआ तो फिर मज़े हैं। तो ये है हमारा फाल्टा, जो कि क्या है, साउथ 24 परांगन इसकी लोकेशन है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर जो भी मतलब कि हमारे कोलकाता के जितने भी वेस्ट बंगाल के SEZs हैं, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके बारे में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ अनडेवलप्ड कंट्री इज़ करेक्ट। तो आपको पता है 3 टाइप्स की कंट्रीज़ होती हैं, अनडेवलप्ड, डेवलप्ड और उसके बाद क्या आती हैं, अंडर डेवलप। ठीक है, अंडर डेवलप वो होती हैं जो अभी डेवलप हो रही हैं, जैसे हमारा क्या हो जाता है, इंडिया। ठीक है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड येट और नॉट इन अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, ना कि वो अभी तक डेवलप हुआ है और ना ही अभी भी वो अंडर डेवलप्ड है। सो पूछ रहा है इनमें से कौन सा फीचर है उसका, अनडेवलप्ड कंट्री का। तो लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है इन कंट्रीज़ में, और अंडर यूटिलाइजेशन लेबर्स होते हैं। सो ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ, या फिर नीदर। तो अगर आपने थोड़ी सी भी इकोनॉमी पढ़ी है, अगर ऊपर ऊपर से भी आपको हवा है उस इकोनॉमिक्स के बारे में, तो आप इस क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ, यानी कि जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनके जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही लो होता है, और ना ही लेबर, जितने भी उनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो सारे अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं। ओके, क्योंकि उन्हें एक वे नहीं पता। तो थोड़ा हम अगर इसके बारे में पढ़ें, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनका जो पर कैपिटा इनकम होता है, यानी प्रति व्यक्ति है, वो क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, डेवलपमेंट मॉडरेट है, और अंडर डेवलपमेंट में वेरी लो है। फिर अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करें तो इसमें हाईली इंडस्ट्रियलाइज होते हैं, इसमें पार्शली हैं, इसमें मोस्टली क्या करते हैं लोग, एग्रीकल्चर पे बेस्ड रहते हैं। फिर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसमें हाई है, इसमें इम्प्रूव कर रहे हैं, इसमें बहुत ही बुरी हालत में हैं लोग। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई है, मीडियम है, लो है, मतलब कि अंडर डेवलप्ड इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। हेल्थ केयर एजुकेशन ये एडवांस होता है, एसेसिबल होता है, इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, और ये इनएडिक्वेट है, मतलब अभी ये आगे भी नहीं निकले हैं। फिर एग्जांपल जैसे US, जर्मनी, जापान, ये क्या है, हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ के एग्जांपल हैं। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सारी क्या हैं, हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और
चार हो गया नाइजर, बुरुंडी, ऐसे बहुत सारे आपको कंट्रीज़ मिल जाएंगी जो क्या हैं हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं और कुछ थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन है, सो दैट आपको इन तीनों टाइप्स ऑफ कंट्रीज़ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। और नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपने सुना होगा। हालांकि ये मुझे लगता नहीं कि अभी तक हमने किसी भी PYQ में देखा होगा इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने कहा आपको सब कुछ पता होना चाहिए और सारी वीडियो देखनी है आपको PYQ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरलिस्ट व्यूज़ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी संरचनावादी दृष्टिकोण, आर्थिक विकास के संरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन हमारा सही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम वन सेक्टर टू दैट द अदर सेक्टर, यानी ये क्या क्यों होता है कि जो एक मतलब कि लेबर है वो एक सेक्टर से क्या होता है दूसरे सेक्टर में मूव कर रहा है। तो आई होप मैं यहाँ पे ये समझ रही हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स के जो भी सेक्टर्स हैं वो अच्छे से पता होंगे, क्योंकि उसे मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से करा रखा है आप लोगों को, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के महत्व पर जोर देता है। तो हमारे इकोनॉमीज़ में मेनली 3 सेक्टर होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, और सेकेंड होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। फिर होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानते हैं। थर्ड होता है हमारा टर्सरी सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। यानी प्राइमरी में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर वो एक्टिविटी जिसे हम क्या कर रहे हैं नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। और टर्सरी सेक्टर में क्या होता है सर्विस सेक्टर, यानी कोई भी सर्विसेज वो सारी क्या होंगी हमारे थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में लाई करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू इकोनॉमिक है डेवलपमेंट का, तो उसमें क्या है हमें अर्थव्यवस्था की जो संरचना है उसके परिवर्तन पर जोर देना है। हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेबर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव कर रहे हैं तो उसमें कोई इतना ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया है कि सेकेंड सेक्टर को क्या बोला जाता है, लॉजिस्टिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अभी हमने जस्ट बताया, क्या बताया था मैंने, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर बताया था। और अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं है कि लेवल इसका बहुत ही ज़्यादा हाई है, आप एक भी क्वेश्चन को टच नहीं कर पाओगे, कर लोगे, लेकिन वही है कि हमें पेपर क्लियर करना है। क्वेश्चंस को टच करना इज़ नॉट आवर एम, ठीक है। हमें क्या करना है, पेपर को क्लियर करना है, जो कि क्या है जो हार्ड क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व करके होगा, क्योंकि हमें चाहिए 200 में से 140 प्लस। और वो सिर्फ जो 10-12 क्वेश्चन हमारे देखे हुए या फिर इजी आते हैं उससे तो नहीं होगा, ठीक है, मेहनत तो करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एन ओवरनाइट लिक्विड टू बैंक्स इज कॉल्ड, यानी एक फिक्स रेट होता है जिस पे क्या करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, बैंकों को रातों रात तरलता प्रदान करता है, यानी लिक्विडिटी, यानी कैश हम बोलें तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोरोइंग रेट बोलते हैं, बैंक रेट, कॉल मनी या फिर रेपो रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा रेपो रेट, ठीक है। अगर रातों रात यानी शॉर्ट टाइम में ही क्या कहते हैं दे रहा है तो रेपो रेट होगा, अगर लॉन्ग टाइम के लिए दे रहा है तो बैंक रेट कहलाएगा। कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बैंक रेट वो रेट होता है जो बैंक्स चार्ज करती है कॉमन पब्लिक से, लाइक हम जैसे लोगों से, ठीक है, ये नहीं है। इसमें क्या होता है कि RBI प्रोवाइड कर रहा है लोन किसको, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, और उनसे क्या करता है एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर हम समझ लें, वो चार्ज करता है, ठीक है। और रेपो रेट होता है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है। इसी का फिर एक आता है हमारा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, जो क्या है, अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा कि अब कमर्शियल बैंक RBI को लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसमें क्या करेगा RBI इनको एक फिक्स इंटरेस्ट पे करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट।
आपको ये नाम ही से ही पता चल रहा होगा, रेपो रेट वो है कि आरबीआई चार्ज कर रहा है और इसका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो ऑब्वियसली बात है कि आरबीआई के ऊपर चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसे समझने में थोड़ा बहुत आपको परेशानी हुई होगी अगर आप नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, सो ये है हमारा बोरोइंग रेट। बोरोइंग रेट ये होता है जनरल टर्म रेट एट विच मनी इज़ बोरोड। तो ये जनरल टर्म होता है जिसपे क्या होते हैं, मनी को क्या किया जाता है, बोरो किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है बैंक रेट, जो लॉन्ग टर्म रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक विदाउट कोलेट्रल। यानी आरबीआई क्या करता है, लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, और कोई कोलेट्रल यानी कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेता है बैंक से। ठीक है, अगर आप कहीं लोन लेने जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है बैंक आपसे मांगता है ना कि आपको किस भी आप पे लोन दिया जाए कि अगर आप लोन को पे नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे आपको उसको रिकवर करें। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी इकोनॉमिक्स के टर्म में बोल देते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉल मनी रेट, इंटरेस्ट रेट ऑन वेरी शॉर्ट टर्म लोन्स। जैसे कि लेट सपोज एक दिन का ही यहाँ पे लोन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म, और किसके बीच में होता है, बिटवीन बैंक्स के बीच में होता है। यहाँ पे आरबीआई का कोई रोल नहीं है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, कॉल मनी रेट बोल देते हैं। ठीक है, फिर हमारा रेपो रेट आ गया, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। आरबीआई क्या करेगा, लेंड करेगा ओवरनाइट फंड्स किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट, किसको, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर कुछ भी डाउट है क्वेश्चन नंबर लिखो, उसके बाद बोलो मैम एक बार इसे एक्सप्लेन कर दो, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पहले एक्सप्लेन करूँगी, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, और नहीं तो सारी इजी चीज़ें ही तो है, इसमें कोई ऐसा हार्ड नहीं है, कर लोगे आप लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट से क्वेश्चन आ गया, ट्रेजरी बिल है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या फिर सर्टिफिकेट डिपॉजिट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही क्या है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। इसे मैंने आपको एक वीडियो में और इसके साथ 2-4 और ऑप्शंस थे मैंने करवाया था। ठीक है, अगर आपको याद हो, बट स्टिल एक बार फिर करवा देती हूँ, आप लोग भी क्या याद रखोगे। सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड लेंडिंग यूजुअली लेस देन 1 ईयर। तो ये वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होते हैं जो क्या किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया हमारा, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू एट डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। फिर कमर्शियल पेपर, हिंदी वाले बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, साइड में आप लोगों के लिए भी लिख रखा है मैंने। ठीक है, फिर ये कंपनियों द्वारा जारी किए बिना गारंटी और वचन के किया जाता है, कमर्शियल पेपर है। फिर हमारा सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, कॉल मनी अभी हमने पढ़ा, रीपर्चेज एग्रीमेंट जिसे हम क्या बोल देते हैं, रेपो बोल देंगे। फिर उसके बाद बैंकर्स एक्सेप्टेंस यानी टाइम ड्राफ्ट गारंटी बाय बैंक यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्या किया जाता है, इसे यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 69, वेन एवर द आरबीआई वॉन्ट टू पुट अ चेक ऑन द एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट इट डैश द कैश रिजर्व रेशियो। तो उसमें क्या है कि जब भी रिजर्व बैंक ऋण के विस्तार पर रोक लगाना चाहता है तो वो नकद आरक्षित अनुपात कर रहा है। ऑब्वियसली बात है कि जब वो क्या कर रहा है कि लेट सपोज जो हमारा क्रेडिट है, क्रेडिट सिस्टम है, उसको क्या करना चाह रहा है, वो विस्तार पे रोक लगाना चाह रहा है। ठीक है, मतलब कि जितना क्रेडिट है हमारा वो उसको क्या करना चाह रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा मनी बोल रहे मार्केट में जो भी हमारी मनी सर्कुलेशन है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, फिर क्या करने की कोशिश कर रहा है, रिमूव करना चाहता है, इंक्रीज़ करना चाहता है, न्यूट्रलाइज करना चाहता है, या फिर लोअर करना चाहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज़ करना चाहता है। ऑब्वियसली बात है, क्रेडिट कंट्रोल मीन्स आपको अब लोन क्या होंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है उसे क्या करना चाहता है, इंक्रीज़ करना चाहता है। अगर आपको लोन नहीं मिलेंगे तो जो बैंक के कैश रिजर्व्स हैं वो उसमें क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आए ईजिली सॉल्व हो जाएगा, इसमें ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट
रिगार्डिंग द बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया, यानी बैंक डिपॉजिट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा हमारा सही नहीं है। तो नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन करेंट डिपॉजिट्स, यानी अगर आप कोई करेंट डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा। नेक्स्ट है द टेन्योर ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 7 days to 12 months, यानी आवर्ती जमा की अवधि 7 दिनों से 12 महीने तक कुछ भी हो सकती है। बैंक्स आर परमिटेड टू प्रिस्क्राइब देयर ओन इंटरेस्ट रेट फॉर फिक्स डिपॉजिट ऑफ बैंक डिफरेंट मैच्योरिटीज़, यानी बैंक खुद डिसाइड कर सकता है कि उसके जो फिक्स डिपॉजिट हैं उसको कितने मतलब उस पर कितने इंटरेस्ट दे सके। लाइक सपोज कि जिस हिसाब से उनकी मैच्योरिटी पीरियड है उस हिसाब से क्या कर सकता है, वो खुद ही डिसाइड कर सकता है उससे कितना आपको इंटरेस्ट देना है। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज प्रिस्क्राइब बाय RBI ऑफ इंडिया। तो जो हम सेविंग अकाउंट मोस्टली जो हमारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट इन द सेंस कि जो मतलब हम जनरल पीपल हैं मोस्टली हम लोग क्या करते हैं बैंक्स में सेविंग अकाउंट खोलते हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं इंटरेस्ट इस पर कौन डिसाइड करता है, हमारा RBI डिसाइड करता है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ जो टेन्योर होता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट का वो 7 से 12 मंथ में कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ से आप देखेंगे विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स, यानी कौन सा अनुच्छेद आपराधिक मामलों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है। तो आपको थोड़े से आर्टिकल्स देख के जाने पड़ेंगे या फिर जो भी PYQs में आते हैं उनको अच्छे से देख लो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कई बार ऐसा होगा कि कुछ नए आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारे सिलेबस में है तो एक बार आपको आर्टिकल देख लेना है, पार्ट्स देख लेना है, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं देखना है। शेड्यूल देख लो, पार्ट देख लो और आर्टिकल्स ऊपर ऊपर से देख लो, उसके अंदर नहीं पूछा जाता कि उसके अंदर क्या है ऐसा। तो आर्टिकल्स वगैरह देख लो, थोड़ा बहुत आप जो अमेंडमेंट्स हुए इंपॉर्टेंट जो PYQs में आ रहे हैं, जैसे सबसे पहले तो अमेंडमेंट का ही आर्टिकल पूछ लेता है, फिर हमारा क्या कहते हैं कि वो वाला आर्टिकल अमेंडमेंट पूछा जाता है जो 73-74 है, दैट इज़ पंचायत राज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज कर लो और आर्टिकल्स आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि आर्टिकल नहीं पता कौन सा पूछ लें। कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं वो तो सबको पता है, बाकी आप जो अगर आपको ऑब्वियसली बात है जो सबको पता है अगर आपको भी वही पता है तो आपको सिलेक्शन क्यों मिले, है ना। तो कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सो ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 143, हाँ आर्टिकल 143, 158, 147 या फिर 134। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 134, जो क्या करता है कि जो भी हमारे क्रिमिनल रिलेटेड या फिर क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग एपिलेट्स यानी अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है हमारे सर्वोच्च न्यायालय से। सो ये हमारे क्या हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मतलब जो भी एक्ट्रेस आर्टिकल्स थे हमारे उनको यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। आर्टिकल 143 रिलेटेड है सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श शक्ति से, फिर राज्यपाल के पद की शर्तें, 158 संविधान संबंधी प्रश्नों की व्याख्या और 134 में आपराधिक मामलों में अपील आधिकारिक क्षेत्र। ठीक है, ऊपर से आप आर्टिकल याद कर लो, इतना आपके लिए काफ़ी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज लेड, यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संघ और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है। तो आपने सुना होगा डेट इज हमारे पास 3 लिस्ट हैं, स्टेट यूनियन बोल दें क्योंकि फिर करंट और सेंटर हमारा दोनों CC से हो जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा। और थर्ड है हमारा कंकरेंट। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है, यूनियन में यूनियन गवर्नमेंट्स एंड कंकरेंट में दोनों बनाती है। ठीक है, तो कौन सा शेड्यूल में है ये हमारा, 1st में, 7th में, 3rd में या फिर 4th में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
7 शेड्यूल, मैंने आपको सब शेड्यूल अच्छे से पढ़ा रखा है। एक मैंने आपको निमोनिक भी बताया था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो शेड्यूल सिर्फ 12 हैं, उसे आप याद कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होती याद करने में। क्वेश्चन 1-2 देखने को मिल जाते हैं, तो आपके 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा बन जाएंगे इससे। ये हमारे शेड्यूल्स हैं। पहले में हमारा क्या होता है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, यानी जो हमारे स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी से। दूसरी अनुसूची में आता है जो ओथ्स, आई गेस ओथ्स तीसरे में आएगा। दूसरे में आता है हमारी जो उनका सैलरी होती है, क्योंकि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले पैसे लेंगे, ओथ्स तो लेते रहेंगे, क्या दिक्कत है ओथ लेने में, है ना। तो ये हमारा क्या है, सैलरी से रिलेटेड आता है। थर्ड है हमारा ओथ से रिलेटेड। फोर्थ है हमारा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। लोकसभा की बात नहीं हुई है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि क्या था क्या था क्या था, तो याद कर लो जो सबसे अपर हाउस होता है उसके बारे में बात हो रही है, दैट्स इट। फिर उसमें क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपलब्ध जो हमारे सब SC ST रीजन्स होते हैं उनमें उनको कुछ प्रोवाइड किया गया है। फोर्थ छठी जो हमारी अनुसूची है, इसमें मैंने आपको करवाया था कि आपको किससे याद करना है, ATMA, लेकिन यहाँ पे जो A है, मणिपुर हमारा स्टेट नहीं आएगा। जो भी हमारे इसके अलावा 2 स्टेट्स हैं, दैट इज़ मेघालय और मिज़ोरम, ये हमारा क्या आ जाएगा 4, और ये असम है और ये त्रिपुरा है। तो ये 4 कुछ इन स्टेट्स के रिगार्डिंग अलग से प्रोविजंस दिए गए हैं। फिर 7th में हमारी तीनों सूची होती हैं, जिसमें जो भी हमारे सेंट्रल स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो आता है। एंड 8th हमारा किससे रिलेटेड है, भाषा से रिलेटेड। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। 9th में है विशिष्ट अधिनियम, जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता था, लाइक जैसे ये फर्स्ट हमारा क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, दैट इज़ किसके अगेंस्ट में था, ये हमारे लैंड, आपको पता होगा लैंड पॉलिसी जो भी थी हमारी, लाइक लैंड रिवेन्यू सिस्टम, उसको हटाया गया था। फिर उसके बाद 10th हमारा है एंटी डिफेक्शन लॉ, कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, अगर वो जीत जाता है तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, पार्टी को चेंज नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसकी जो भी संसद की सदस्यता होती है उसे हटा दिया जाएगा। फिर 11वीं में हमारा आता है पंचायत, यानी जो हाँ ग्राम पंचायत से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। पंचायत को इंग्लिश में भी पंचायत ही बोलते हैं, कोई अलग वर्ड नहीं है। और 12वीं में आता है, 12th में हमारा नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, ये हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन। याद करने के लिए याद कर लो, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, दैट्स इट। और ये हुआ था हमारा 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, which of the following is not one of the 3 list mentioned in the constitution regarding division of powers। तो इनमें से कौन सी वो 3 लिस्ट हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, यूनियन लिस्ट है या नहीं है, स्टेट लिस्ट है या नहीं है, कंकरेंट लिस्ट है या नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं करवाती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर 73 लिख के आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74, द इंस्टीट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इन इंडिया। तो जो भारत में राज्य स्तर पर सरकार का संस्थागत प्रमुख होता है उसे क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर प्राइम मिनिस्टर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गवर्नर। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेट लेवल पर जो हमारा हेड होता है वो कौन होता है, हमारा गवर्नर होता है, और सेंट्रल लेवल पर कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। यानी जो प्रेसिडेंट की वैल्यू है वो स्टेट लेवल पे गवर्नर की वैल्यू है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू होती है वो स्टेट लेवल पर किसकी हो जाती है, चीफ मिनिस्टर की। यानी लेवल इनका सेम है अगर हम स्टेट और सेंटर वाइज देखें तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, डैश आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ रियलाइजिंग द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल इन अ डेमोक्रेसी। यानी लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए डैश सबसे महत्वपूर्ण साधन है, मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स, इलेक्शंस या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो आई होप इसका आप लोग इजीली आंसर दे सकते थे कि डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हमारा
इलेक्शन कंडक्ट होना इज़ द बेसिक और मस्ट है, ठीक है, कि आगे पास क्या है, वोटिंग राइट्स हैं। क्योंकि मिनिस्टर पॉलिटिकल ग्रुप्स इनका हम क्या करेंगे अगर हमारे पास इलेक्शन की पावर ही नहीं, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी क्या करेंगे हम, ठीक है, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग मीन्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, which of the following terms is used for describing the different geographical area which are divided for the purpose of election to the house of people। यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया गया है जिन्हें लोकसभा के चुनाव के उद्देश्य में से विभाजित किया जाता है। सब डिवीज़न, कॉन्स्टिट्यूंसी, ब्लॉक या फिर जोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, डेट इज कॉन्स्टिट्यूंसी। आपने सुना होगा कि निर्वाचन क्षेत्र जो मतलब हम पॉलिटिकल अगर कभी पढ़े तो उसमें इस टर्म का यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ये किसके निर्वाचन क्षेत्र के अंदर आती है। सो कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है हमारा, निर्वाचन क्षेत्र, और डेलिमिनेशन सीमांकन, इलेक्टोरल मतदाता, और पोलिंग स्टेशन मतदाता केंद्र होते हैं जहाँ पे क्या होता है, वोटिंग डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स अपॉन विच अ वोटर इज एनी कॉन्स्टिट्यूंसी कैन बी डिस्क्वालीफाइड। यानी कौन से आधार पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता को निर्हित यानी उसे हटा सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ग्राउंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंस, कि वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, अ पर्सन विद अनसाउंड माइंड, या फिर एज बिलो 21, ठीक है। तो आपने ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मतलब वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ठीक है। अब आप उसको इस वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है, हमारे इंडिया में जो वोटिंग क्राइटेरिया की एज है वो क्या है, 18 ईयर्स है। तो 18 ईयर्स तो ऑब्वियसली 21 साल से कम है, और अगर वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है नहीं मिलेगा उसे वोटिंग राइट, और अनसाउंड माइंड है तो उसका वोट एक तरीके से वैलिड ही नहीं है फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इज़ नॉट अ स्टेट पार्टी इन इंडिया। कौन सी स्टेट पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाजवादी पार्टी, या फिर समाजवादी पार्टी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बहुजन समाजवादी पार्टी। ये अकॉर्डिंग टू 2021 है। अगर हम अभी देखें तो आम आदमी पार्टी भी क्या है, एक तरीके से हमारे सेंट्रल लेवल की पार्टी होके उभर रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन आपके 2025 के टर्म में है तो उसमें आम आदमी पार्टी का ऑप्शन हो, मतलब दो ऑप्शन ऑब्वियसली बात है नहीं होंगे, नहीं तो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और 1 मार्क्स सबको मिल जाएंगे। और बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत ही पुरानी पार्टी, इसके बारे में हमने डिटेल से 2-3 बार पढ़ रखा है, PYQ में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। आर्टिकल 81, 78, 87 या फिर 85। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 85। तो थोड़ा डिस्कस कर लें अगर हम आर्टिकल्स के बारे में। 81 किसके बारे में बताता है, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा के बारे में बताता है। 78 है हमारा ड्यूटीज़ बताता है प्राइम मिनिस्टर की। 87 प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस को, प्रेसिडेंट को कैसे एड्रेस किया जाएगा स्पेशली। और 85 है हमारा सेशन प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं और कोई भी सेशन के गैप जो भी है वो 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए। 3 सेशंस होते हैं हमारे, बजट सेशन और जो भी चल रहा है दैट इज़ मानसून सेशन, और उसके बाद क्या होता है हमारा विंटर सेशन। तो बजट सेशन चलता है हमारा फैब से, ठीक है। तो आई होप अभी एक क्वेश्चन आएगा जिसे मैंने डिटेल से डिस्कस कर रखा है, तो थोड़ा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिए हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जिला परिषद इन इंडिया। तो जिला परिषद से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिला परिषद इंक्लूड्स इलेक्टेड मेंबर चूजन डायरेक्टली इन ट्यूटोरियल
कॉन्स्टिट्यूंसी यानी जो जिला परिषद में सीधे निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड MLAs ऑफ ऑल क्षेत्र पंचायत इन डिस्ट्रिक्ट। तो इस ज़िले के सभी क्षेत्र के जो पंचायत के विधायक होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। एंड थर्ड वन है हमारा दैट इज़ इट्स प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ ग्राम पंचायत। इसकी प्राथमिक कार्य क्या होते हैं, ग्राम पंचायत की गतिविधियों में की निगरानी करना। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों ही जो है हमारे जिला पंचायत के यानी जिला परिषद के फैक्टर्स हैं, या फिर तीनों ही क्या कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे हमारा सेशन क्या है कंप्लीट हुआ। हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सो दैट कि मैं जब भी क्वेश्चन को अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और उसे आप देख सके वीडियो को। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है मैंने आपको बोल रखा है कि आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, और अगर आप कमेंट बॉक्स में डाउट मेंशन कर रहे हैं और हो सकता है कि उस डाउट का जो आंसर है वो मैं थोड़ा बड़ा हो टाइप करके आपको प्रोवाइड ना कर पाऊँ, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको उसके कोशिश करती हूँ कि आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो अगर आपने एक वीडियो के नीचे डाउट पूछा है, तो अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको ये नहीं समझना कि आपको इग्नोर कर दिया गया है, आपको दूसरी तीसरी वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि मैं वीडियो के थ्रू आपको कोशिश करती हूँ कि आपको प्रोवाइड कर दी जाए।